पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई ये कोई राउंड शेप बॉडी रोल कर रहा है तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिए थे और यहाँ पे वेलोसिटी हम लोग निकाल लिए थे जब ये थीटा एंगल से एच हाइट से नीचे गिर रहा था। आर रेडियस था इसका, इनिशियल वेलोसिटी इसका सेंटर ऑफ मास का 0 था, एंगुलर वेलोसिटी 0 था इनिशियल वाला, और यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गया था। एनर्जी कंजर्वेशन लगा के हम लोग भी निकाले थे। तो VCM याद होगा आपको, निकाले थे 2gh बाय लेमडा प्लस 1। ओमेगा को VCM बाय आर हम लोग बोलते हैं, 1 बाय आर इंटू रूट 2gh बाय लेमडा प्लस 1 हो गया। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग यूज किए थे VCM स्क्वायर इक्वल टू UCM स्क्वायर प्लस 2 इंटू ACM इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो ये सेंटर ऑफ मास का हुआ है SCM बोलेंगे। तो U इनिशियल वेलोसिटी 0 था, एक्सेलरेशन इस तरह से निकल गया था VCM का स्क्वायर बाई 2 इंटू SCM। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2gh बाई लेमडा प्लस 1 आ गया था, और इधर 2 इंटू SCM हो गया था। यहाँ से ये दूरी h है, वो SCM हो जाएगा h बाई साइन थीटा, क्योंकि h साइन थीटा बराबर h होगा। इसको रख दिए थे h बाई साइन थीटा, 2h कट गया था, तो फाइनली ACM बचा g साइन थीटा बाई लेमडा प्लस 1। तो दिस इज आवर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब जान रहे हैं कि लेमडा रिंग का सबसे ज्यादा होता है तो एक्सेलरेशन उसका सबसे कम। उसी तरह से अल्फा निकाले थे नो स्लिप के लिए, ACM बाय आर होता है फॉर्मूला, तो 1 बाय आर खाली इसमें लगा देना है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकल गया था अल्फा। और टाइम निकालना था यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का, S इक्वल टू UT प्लस हाफ इट स्क्वायर लगा देंगे, तो UCM 0 है, टाइम प्लस हाफ ACM इंटू टी स्क्वायर, तो टाइम यहाँ से चला जाता है 2SCM बाई ACM का रूट। इस तरह से टाइम भी हम लोग का निकल गया था। तो टाइम कितना हो गया, ACM को h बाई साइन थीटा बोलते हैं, SCM को डिस्प्लेसमेंट को h बाई साइन थीटा, और एक्सेलरेशन को इतना बोलते हैं g साइन थीटा बाई लेमडा प्लस 1। तो साइन थीटा एक बाहर आ गया था और रूट 2h बाई जी इंटू अलग से लेमडा प्लस 1 एक एक्स्ट्रा आ गया था। तो ये फॉर्मूला आया था टाइम का। इसमें देख रहे थे कि लेमडा ज्यादा होगा तो टाइम ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा टाइम होता है रिंग को यहाँ से यहाँ तक आने में, फिर 60 होता है टाइम, सबसे ज्यादा टाइम होता है रिंग को वहां से वहां तक आने में। और हॉलो सॉलिड सिलेंडर का लेमडा सबसे कम होता है 0.4, क्योंकि 2/5 mr स्क्वायर था, तो लेमडा का वैल्यू 2/5 हो गया, तो वो हम लोग को आ गया था। सबसे लेमडा कम होता है तो टाइम सबसे कम लगेगा इसको, सॉलिड स्फीयर को। तो सबसे लास्ट में रिंग पहुंचेगा, अगर कंपटीशन करा देंगे सॉलिड स्फीयर सबसे पहले पहुंच जाए। ये सब आप पढ़ चुके हैं, आपके नोटबुक में लिखा हुआ है। अब ये पूछा था एक क्वेश्चन कि मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, तो उसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा ताकि नो स्लिप हो। अब अगर यहाँ पे फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं रहेगा तो वो स्लिप कर सकता है। तो कितने फोर्सेस यहाँ लग रहे थे, एक वेट लग रहा था, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा था, वेट का कंपोनेंट इधर mg साइन थीटा होगा, न्यूटन लॉ में जैसे ब्रेक करते हैं इधर mg cos थीटा होगा, ये वेट का कंपोनेंट, ये एंगल थीटा है, तो इसी के चलते ये स्लाइड करना चाहेगा यहाँ। इसको रोटेट करने वाला कोई चाहिए, तो इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन इधर की तरफ लगता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यही स्टैटिक फ्रिक्शन इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क पैदा करेगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ हम लोग लिख देंगे फॉर रोटेशनल मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन हम लोग लिखते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन क्या होता है, नेट टॉर्क इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क निकालेंगे तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ेगा उसी एक्सिस के अबाउट, तो सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालेंगे तो r इंटू एफ मैक्स हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होता है लेमडा एम आर स्क्वायर लिख देते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इंटू अल्फा,
नो स्लिप के लिए अल्फा हम लोग जानते हैं ACM बाय आर, इधर की तरफ फोर्स के चलते एक्सेलरेशन हो रहा था सेंटर ऑफ मास का, तो अल्फा की जगह ACM बाय आर लिख देते हैं। तो इस तरह से एक आर कट जाएगा, इधर का आर, फिर एक और ये भी कट जाएगा। एफएस मैक्स आ जाता है हमारा लैम्डा मा, कौन सा मा? लैम्डा मा। एफएक्स आ गया लैम्डा मा। अब हम लोग ये जानते हैं कि भाई n इक्वल टू mg cos थीटा। वर्टिकल इक्विलिब्रियम देखिए, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, वर्टिकल नहीं इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखिए, n बराबर mg cos थीटा होगा। अब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हम लोग जानते हैं म्यू इंटू एन होगा, म्यू एस इंटू एन। ये मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन। दिस इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस इंटू एन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू एस इंटू एन। एन हो गया mg cos थीटा, तो म्यू एस इंटू mg cos थीटा होता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ये जो फ्रिक्शन यहाँ पे होगा, ये मैक्स नहीं आया था, ये एफएस मैक्स नहीं होगा, एफएस लिखेंगे इसको शुरू में। कितना फ्रिक्शन का जरूरत पड़ेगा वो मैक्सिमम हमेशा लगे कोई जरूरी नहीं है, इसलिए यहाँ एफएस लिखेंगे। इसका वैल्यू जो है एफएस मैक्स से कम हो सकता है या बराबर हो सकता है, डिपेंड करेगा कि क्या चीज रोल कर रहा है। हमको मिनिमम की बात करनी है, इसको एफएस ही लिखिए, एफएस मैक्स नहीं लगेगा हमेशा। तो ये फ्रिक्शन जितना रिक्वायरमेंट वो होगा लैम्डा एमसीएम, लैम्डा मा, और एफएस मैक्स जानते हैं इतना होता है। और ये जो फ्रिक्शन होगा मैक्सिमम एफएस मैक्स तक जा सकता है, या उससे जरूरत कम है तो कम भी हो सकता है, 0 से लेके वहां तक हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, इस सत्य वचन को वहां डाल देंगे कि हम लोग जानते हैं फ्रिक्शन का जो वैल्यू है, इतना नोट कर लिए पहले, फिर तब आगे बात करते हैं। ये फ्रिक्शन ही टॉर्क देगा, उसी के चलते ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा जो होगा इसी के चलते होगा। फ्रिक्शन ही टॉर्क पैदा करेगा, उसी के चलते रोटेशन होगा। हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मिनिमम म्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। तो मान लिए कि फ्रिक्शन यहाँ पे एफएस लग रहा है और एफएस का वैल्यू ऐसा होता है, तो mg साइन थीटा के चलते कोई टॉर्क नहीं होगा, एन के चलते कोई टॉर्क नहीं होगा, इस फ्रिक्शन के चलते टॉर्क, एफएस इंटू आर इंटू एफएस। और आईसीएम को लेमडा एम आर स्क्वायर बोलते हैं, और अल्फा नो स्लिप के लिए एसीएम बाय आर। एफएस इतना आ गया, अब मैक्सिमम फ्रिक्शन चेक करते हैं तो इतना होता है। अब यहाँ जो फ्रिक्शन एक्चुअली में लगेगा, मैक्सिमम यहाँ तक लग सकता है, अब मिनिमम 0 भी हो सकता है, तो उसी कंडीशन को हम लोग लगाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो फ्रिक्शन का वैल्यू होगा वो जो है मैक्सिमम के बराबर होगा या उससे कम हो सकता है, मैक्सिमम से ज्यादा नहीं हो सकता। अब इसको निकाले थे लैम्डा एसीएम, इसको निकाले थे यहाँ म्यू एस एमजी कॉस थीटा, म्यू एस एमजी कॉस थीटा। तो शुरुआत में मैक्सिमम नहीं लिख देंगे, कितना जरूरत है हम लोग को नहीं पता। मान लिया मैक्सिमम फ्रिक्शन 40 न्यूटन है और जरूरत यहाँ पे 20 न्यूटन नहीं है, तो मैक्सिमम क्यों लगाएंगे? एक साइकिल का दाम 4000 रुपया है और आपके पास 8000 रुपया है, तो आप 8000 थोड़ी दे दीजिएगा, 4000 ही दीजिएगा। तो इसलिए यहाँ पे जितना लगेगा फ्रिक्शन का, जितना जरूरत है उतना लगेगा, मैक्सिमम इतना हो सकता है। तो लिमिट हम लोग को निकालना है, एमएम कट गया, एसीएम का वैल्यू डाल देते हैं जी साइन थीटा बाय लैम्डा प्लस 1, तो ये लेस देन इक्वल टू म्यू एस जी कॉस थीटा हो गया। अब जी कट जाएगा, कॉस थीटा को उधर भेज देंगे, तो लैम्डा बाय लैम्डा प्लस 1 साइन बाय कॉस tan थीटा बन गया, लेस देन इक्वल टू म्यू एस हो गया। ये कंडीशन चला है। अब लक्ष्मण छोटा है राम से, इसका मतलब राम बड़ा है लक्ष्मण से, तो इस इक्वेशन को उल्टा करके हम लोग लिख सकते हैं, ये लक्ष्मण हो गया लेफ्ट साइड वाला, इज लेस देन राम, तो बोल सकते हैं राम बड़ा होगा लक्ष्मण से, लैम्डा बाय लैम्डा प्लस 1 इंटू tan थीटा। इसी से कंडीशन आ गया हम लोग कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट का जो वैल्यू है यहाँ पे, वो या तो इतना होना चाहिए कम से कम, या इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी नो स्लिप होगा। इससे कम फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा तो स्लिप कर जाएगा। स्लिप करने का मतलब ये जो एसीएम है और अल्फा का वैल्यू एसीएम बाय आर होना चाहिए था नो स्लिप के लिए,
एसीएम बाय आर मतलब अल्फा का वैल्यू एसीएम बाय आर से कम हो जाएगा। एसीएम ज्यादा हो गया तो नाचेगा कम, भागेगा ज्यादा, तो तालमेल नहीं रहेगा तो स्लिप करेगा। इससे हम लोग को म्यू मिनिमम निकल जाता है। म्यू एस मिनिमम क्या आ गया, tan थीटा डिवाइडेड बाय इक्वल टू ले लेंगे, लेमडा को नीचे कर दिए 1 + 1/λ, तो मिनिमम म्यू का यही फॉर्मूला हो गया, इसको याद रखिए। दिस इज द मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट। लास्ट क्वेश्चन मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालना था। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट रिक्वायर्ड फॉर नो स्लिप। किस लिए निकाले थे, फॉर नो स्लिप, मिनिमम म्यू फॉर नो स्लिप। तो वो लेमडा पे डिपेंड करता है, तो लेमडा कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर है, मतलब कैसा बॉडी है, किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन, उस पर डिपेंड करता है। तो लेमडा हम लोग जानते हैं रिंग के लिए 1 हो जाता है, स्फीयर के लिए 2/5 होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेमडा mr स्क्वायर लिखे हैं। अब उस वैल्यू को हम लोग डालेंगे यहाँ, अब चेक कर लिए किसके लिए कितना लेमडा। अब आईसीएम को हम लोग लिख रहे हैं लेमडा mr स्क्वायर, यही ना दिए थे नाम। अब रिंग के लिए होता है 1 mr स्क्वायर, रिंग या हॉलो सिलेंडर के लिए फॉर्मूला होता है आईसीएम इक्वल टू 1 mr स्क्वायर, लेमडा 1 हो गया। इसके लिए कितना फ्रिक्शन चाहिए, मिनिमम फ्रिक्शन हो गया हम लोग को 1 रख देंगे तो 1/1, 1 + 1 2, tan θ/2 चाहिए। इसको बोल सकते हैं 2 tan θ/4, इतना फ्रिक्शन चाहिए। और रिंग के बाद हॉलो स्फीयर के लिए देखें, हॉलो स्फीयर का आईसीएम का फॉर्मूला होता है 2/3 mr स्क्वायर, लेमडा हो गया 2/3। इसके लिए कितना म्यू मिनिमम चाहिए, तो यहाँ पे 2/3 डाल देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 2 + 3 5 λ/2। तो यहाँ पे हम लोग 2/3 डाल दिए तो 2 नीचे रह गया, 3 यहाँ पे आ गया, तो 5 नीचे हो गया और 3 ऊपर, 3 λ/5 हो गया। 2/3 डालेंगे यहाँ तो कितना आएगा, 2 नीचे 3 ऊपर, तो 2 चला जाएगा ऊपर, 2 tan θ/5 हो जाएगा, इतना चाहिए। फिर डिस्क के लिए बोले या सॉलिड सिलेंडर के लिए बोले, सॉलिड सिलेंडर के लिए लेमडा कितना होता है, हाफ mr स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो लेमडा हाफ हो जाएगा। इसके लिए म्यू मिनिमम कितना जरूरत पड़ेगा, यहाँ हाफ डाल देंगे, 2 ऊपर चलेगा, 3 हो जाएगा। ये हाफ डालेंगे यहाँ पे 1/2 डाले तो 2 ऊपर चला गया, तो tan θ/3 हो गया, 2 tan θ/3 कितना हो जाएगा ये बोलिए तो, हाफ डालने से 1/2 लेमडा की जगह डाल दी तो 2 ऊपर चला गया, तो tan θ/3 हो गया, तो 2 tan θ/6 बोलिएगा उसको, tan θ/3 को 2 tan θ/6 बोलिएगा। फिर सॉलिड स्फीयर के लिए अगर देखें तो 2/5 mr स्क्वायर होता है, तो लेमडा हो गया 2/5, 2/5 यहाँ पुट कर दें, 2 ऊपर, यहाँ 2 और 5 चला जाएगा ऊपर, एलसीएम लेंगे तो 7 हो जाएगा नीचे, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 tan θ/7 हो। सबको जानबूझ के 2 tan θ ऊपर रहने दिया। अब देखिए आप सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किसको चाहिए, ये 2 tan θ/4 है, ये 2 tan θ/5 है, मतलब कम हो गया, ये ज्यादा से डिवाइड करेंगे तो कम हो जाएगा। 2 tan θ/6 है, ये 2 tan θ/7 है, तो रिंग को सबसे ज्यादा चाहिए फ्रिक्शन और सॉलिड स्फीयर को सबसे कम चाहिए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। मतलब कम रफ सरफेस पे सॉलिड स्फीयर रोल कराइएगा तो प्योर रोलिंग हो जाएगा, स्लिप नहीं करेगा, और रिंग को ज्यादा चाहिए फ्रिक्शन वहां, तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हो गया रिंग का आपका
ये ऑर्डर में ही लिखा हुआ है, रिंग बोलिए या हॉलो सिलेंडर बोलिए, इसको सबसे ज्यादा फ्रिक्शन चाहिए और उसके बाद चाहिए आपको हॉलो स्फीयर को, उसके बाद म्यू मिनिमम, उसके बाद चाहिए आपको डिस्क को। डिस्क या सॉलिड सिलेंडर दोनों सेम होता है मोमेंट ऑफ इनर्जी, तो दोनों को सेम चाहिए। सबसे कम चाहिए सॉलिड स्फीयर को। तो रिंग के बारे में आप क्या कहानी समझे? रिंग का वेलोसिटी जब छेवों को हम लोग कंपटीशन लगा दें इंक्लाइन प्लेन से थीटा एंगल पे 6 इंक्लाइन प्लेन बना दें, एक पे रिंग रख दें, एक पे हॉलो सिलेंडर रख दें, एक पे जो है डिस्क रख दें, एक पे सॉलिड सिलेंडर रख दें, एक पे हॉलो स्फीयर रख दें, एक पे सॉलिड स्फीयर रख दें, और छेवों को रेस्ट से छोड़ दें, तो सबसे लास्ट में पहुंचेगा रिंग, सबसे कम वेलोसिटी उसका होता है, और सबसे पहले पहुंचेगा सॉलिड स्फीयर, और उसका डिमांड मतलब फिसड्डी हो गया रिंग, और फ्रिक्शन लेकिन उसको चाहिए सबसे ज्यादा, सबसे लेट भी पहुंचता था रिंग, सॉलिड स्फीयर सबसे कम टाइम में पहुंच जाता है, मतलब जो फिसड्डी है रिंग उसको ज्यादा नखरा है उसका, उसको ज्यादा फ्रिक्शन चाहिए तब बेटर रोल करेगा, नहीं तो स्लिप कर जाएगा, और सबसे लास्ट में आएगा, बहुत टाइम लगाएगा, और सबसे कम वेलोसिटी से आएगा, सबसे कम एक्सेलरेशन से आएगा। सॉलिड स्फीयर सबसे कम टाइम में आएगा, सबसे कम फ्रिक्शन चाहिए, सबसे ज्यादा वेलोसिटी से आएगा, सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन से आएगा। रिंग हो गया फिसड्डी, उसका डिमांड ज्यादा हो गया, नखरा ज्यादा हो गया। समझ गए कहानी पूरा ए टू जेड? यस और नो? यस। श्वेता, खुशी, समझ में आ रहा है? बोले थे हम कि हमको पूछना नहीं पड़े। यस। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन एक दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन है, एक कारपेट है, कारपेट जो घर में आप बिछाते हैं, कारपेट है, और उस कारपेट को हम लोग धक्का मार दें, इस तरह से कारपेट बाजार से खरीद के लाए, पूरा रोल किया रहता है ऐसे, इसको जो है कि आपने हल्का सा पुश कर दिया, जेंटल पुश, थोड़ा सा स्लाइड, ऊपर से हल्का सा धक्का मार दिया, ये अभी सेंटर से, यहाँ से जमीन से आर रेडियस थी इसकी, और उसको ऊपर से हल्का पुश मार के छोड़ दिया, जस्ट ये गिरने लगा, खुलने लगा, अनरोल हो रहा है, खुलते 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 क्या हुआ यहाँ पे, ये खुलते खुलते ये जो है यहाँ पे ऐसा हो, ये पूरा कारपेट खुल गया, यहाँ जमीन पे आ गया, कारपेट जमीन पे खुल गया ऐसे पूरा, और उसके बाद इतना पोर्शन इसमें बचा हुआ, अभी रोल किया हुआ है, बाकी खुल गया, तो हाइट इसके सेंटर की गिर जाएगी, इसका सेंटर का हाइट हो गया अब r/2, यहाँ से यहाँ तक हाइट हो गया r/2, इसका शुरू में मास m दिया था, लेंथ l दिया था, लंबाई, चौड़ाई जो था l दिया, खुल के गिर गया, ये सीन हो गया। तो वही क्वेश्चन में लिया हुआ है, लिखा हुआ है कारपेट ऑफ मास m, इसका मास m है शुरू में, ये कारपेट है, अनरोल्ड हो रहा है, मास m rolled along its length in the form of cylinder of radius r and kept on rough floor, ये रफ फ्लोर पे है तो फ्रिक्शन भी लगेगा, रफ फ्लोर पे है। क्वेश्चन में दिया हुआ द कारपेट starts unrolling on a rough floor
When a negligible small push, negligible, तो ये negligible small push दिया गया है, small push, तो ये पुश जो आप दिया उसको नेग्लेक्ट कर देना, कहने का मतलब इट्स गिवन टू इट। वो फिगर से भी आपको समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, of the axis of the cylinder, axis of the cylinder, oriental velocity of the axis of the cylinder, cylindrical part of the carpet, part of the carpet। कब निकालना है भाई velocity? When its radius reduces to r/2, when its radius reduces to r/2। फोटो में दिखाया हुआ है ऑलरेडी सब चीज, तो ये हल्का सा पुश कर दिया, खुलते गया खुलते गया खुलते गया, ऐसा सीन बने। तो आपको इसका निकालना है वेलोसिटी कितना होगा इसका, तो जब ये खुलेगा तो स्पीड बढ़ता जाएगा, तो यहीं पे वेलोसिटी निकालना है कितना होगा। समझ में आ गई कहानी? क्वेश्चन ये कारपेट तो ये मान के चलेंगे हम लोग कि ओरिएंटल सरफेस पे स्लिप नहीं कर रहा है, रोल कर रहा है तो स्लिप नहीं कर रहा है। तो जो पॉइंट टच में आएगा जमीन के, बार बार अलग अलग पॉइंट टच में आ रहा है जमीन के, उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो टच कर रहा है पॉइंट वहां पे 0 हो जाए, नो स्लिप हो। इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन जो वहां लगेगा ग्रिप बनाए रखने के लिए, उसके चलते नेट वर्डन 0 हो जाए। इसलिए यहाँ पे खाली वेट के चलते जो है इसमें टॉर्क पैदा हो रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लोग इसमें लगा सकते हैं। अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दीजिए, बस बन जाए सवाल ui प्लस के आई इक्वल टू uf प्लस के। तो शुरू में कितना पोटेंशियल एनर्जी इसका है mgh, सेंटर ऑफ मास कितने दूरी पे, r दूरी पे, इसको 0 लेवल बोल दिए तो r दूरी पे, यहीं पे सेंटर ऑफ मास पूरे कर देंगे, तो mgr हो गया। काइनेटिक एनर्जी ये रेस से रिलीज किया गया था, यूसीएम इसका 0 है, ओमेगा 0 है शुरुआती वाला, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एमबीसीएम स्क्वायर वो 0, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आईसीएम ओमेगा स्क्वायर वो 0। अब इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, इसका मास तो अब इस वाले सिलिंड्रिकल पार्ट का घट जाएगा, कुछ तो जमीन पे आ गया, जमीन वाले का पोटेंशियल एनर्जी 0 और रेस्ट में आते जाएगा, जैसे जैसे आता है रेस्ट में आते जा रहा है। तो ये वाला जो मास है एम डैश वो हो गया अब r/2 दूरी पे, एम डैश जी r/2 हो गया। और काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो इसका ट्रांसलेट ये भाग रहा है, तो हाफ एम डैश बीसीएम स्क्वायर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी पॉइंट के अबाउट निकालेंगे तो आई डैश होगा, तो हाफ आई डैश ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी इसका नाचने वाला वेलोसिटी जैसे ही वहां से खुल रहा है इसका स्पीड बढ़ते जाएगा, ओमेगा अलग हो जाएगा, वो दोनों चीज निकाल के यहाँ डालना होगा। ये हो गया ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और ये हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब इन दोनों को तो हम लोग नो स्लिप के लिए जोड़े थे और निकाले थे लेमडा प्लस 1 इंटू हाफ बीसीएम स्क्वायर एम बीसीएम स्क्वायर, तो उससे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, वैसे आप अलग अलग लिखे हैं तो लिख करके काम कर सकते हैं। चलिए वैल्यू डालिए, एम डैश निकालना होगा, एम डैश कैलकुलेट करना होगा, कितना मास यहाँ बचा वो कैलकुलेट करना होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे मास, तो मास को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग थोड़ा जगह चाहिए, क्वेश्चन आप जान चुके हैं, मिटा दिए। अब कैलकुलेशन ऑफ मास करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एम डैश करते हैं, जो लास्ट में बचा हुआ है इस वाला सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर की तरह। तो जब ऐसा था तब मास एम था, इसका लेंथ एल था, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एल वॉल्यूम हो गया, उसका मास एम है, यूनिट वॉल्यूम का मास होगा m/πr² एल, m/πr² एल।
अब इसका वॉल्यूम बताइए कितना हो गया, रेडियस तो r/2 हो गया, तो पाई r/2 का होल स्क्वायर, और लेंथ वही है, ये वाला लेंथ l है सिलेंडर का, इसका वॉल्यूम इतना है, इतने वॉल्यूम का मास क्या हो जाएगा, m/πr² l इंटू ये हो गया πr² l/4, ये कट जाएगा, यही m डैश हो गया m/4, तो फाइनली m डैश m/4 आ गया, m डैश कितना आ गया m/4, इसका मास m है, इसका रेडियस आधा हो गया, रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होगा, मास l तो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट, m प्रोपोर्शनल टू r² है, रेडियस आधा हो गया तो मास 1/4 हो गया, m डैश फाइनली हम लोग का निकल गया, कैलकुलेट करने के बाद निकला m/4 निकल गया। अब इन दोनों को जोड़ के निकाल लीजिए कितना आता है और उसको डाल देंगे। अब नो स्लिप के लिए देखिए, नो स्लिप के लिए क्या बोलेंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो ये इस तरह का रेडियस r/2 है, वेलोसिटी vcm है, एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं ओमेगा, इधर की तरफ हो जाए स्पीड ओमेगा r/2, इधर का वेलोसिटी vcm, और जमीन के साथ टच में है तो इसका वेलोसिटी 0 है, तो इसका भी 0 होना चाहिए, तो vcm माइनस ओमेगा r/2 इक्वल टू 0 हो गया, तो ओमेगा हो गया 2 vcm में, यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा, रेडियस चूंकि r/2 हो गया इसलिए ये 2 vcm में आ रहा है, तो ओमेगा का वैल्यू इतना डाल देंगे इसमें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या पुट करना होगा, आई डैश, ये सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर है, यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश माने हम लोग इस सिचुएशन का, तो m डैश r², तो r डैश का स्क्वायर बाई 2 होता है, mr²/2 फॉर्मूला होता है, इसका रेडियस r डैश r/2 हो गया है, m डैश m/4 हो गया है, तो सब डाल देते हैं, तो m डैश हो गया था m/4, r डैश हो गया था r/2, स्क्वायर करेंगे तो r²/4 हो जाएगा, r/2 डालेंगे तो r²/4 हो जाएगा, और ये एक हाफ भी है, तो टोटल mr²/32 हो जाएगा, कितना हो गया mr²/32, तो अब आई डैश निकल गया, यहाँ पे डाल दिए, ओमेगा निकल गया डाल दीजिए, m डैश निकल गया डाल दीजिए, सबको सॉल्व करिए देखिए कितना आता है। ये सिलेंडर है, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का mr²/2 होता है, तो जो मास होगा वो वाला मास, जो रेडियस होगा वो वाला रेडियस, इसका मास है m/4, तो m/4 लिए, रेडियस r/2 है तो r/2 का होल स्क्वायर किए, और डिवाइडेड बाय 2 था तो हाफ से मल्टीप्लाई किए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। अब उस सबको इक्वेशन 1 में, यही जो मेन इक्वेशन है नीचे हमला इक्वेशन 1, इसमें पुट करना है, तो पुट कर दिए जल्दी से, कितना आएगा सो बताइए। तो रोटेशन में भी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लोग लगा के क्वेश्चन को करते हैं। फिगर मिटा दे ऊपर, तो डालिए वैल्यू, डालिए अपने से कैलकुलेट कीजिए अब तो जल्दी से, इसमें वैल्यू डाल दिए, कॉपी कलम पकड़े होइएगा, डालिए वैल्यू, कैलकुलेट करके बता दीजिए उर्विजा। नवलेश मिटाना है, नवलेश पल्लव, तो सारा वैल्यू डाल के कैलकुलेट करना है, तो डाल दीजिए, ये mgr था, इधर mgr लिख दिए, इक्वल टू, इधर m डैश था तो m डैश m/4 इंटू gr/2, तो mgr/8 हो जाएगा, बाई 4 डालेंगे, m डैश तो m डैश m/4 था, यहाँ प्लस हाफ, m डैश है m/4, vcm है हमारा, vcm ही रहने देते हैं, वही निकालना है इसलिए उसको वही रहने दी, हाफ आई डैश हमारा है mr²/32, mr²/32, ओमेगा है 2 vcm में r, तो उसका स्क्वायर करेंगे 2 vcm²/r², ऐसा होगी, अब r² से r² कट गया,
तो फाइनली हमारा ये mgr/2 जो था और ये 4 था m'²/4, 4 × 2 8 हो जाए mgr और m'² डाले थे, ये उधर भेज देते हैं, mgr - mgr/8 घट गया, इधर हाफ MVCM² जो है कॉमन ले लीजिए, 4 से ये कट जाएगा 8 हो जाएगा 32, तो हाफ MVCM² कॉमन ले लेते हैं, यहाँ जोड़ लो डायरेक्ट, ये हो गया MVCM²/8, उधर हो गया MVCM²/16, ऐसा हो गया, उधर घटा दीजिए तो क्या हो गया 7 mgr/8, इधर ऐड कर दीजिए, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए तो नीचे 16 बन गया, तो 3 MVCM²/16, अब 8 से 2 से कट जाएगा, 2 उधर चला जाएगा 14 हो जाएगा, mm कट जाएगा, तो VCM² हो गया 14/3 GR, तो VCM हो गया हमारा √14/3 GR, यही आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन आप कर लिए होगा, यही होगा आंसर, इतना वेलोसिटी होगा कारपेट का जब r/2 रेडियस तक खुल गया। तो समझ में आया? सारा वैल्यू डाल दिए, कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाए। अभी क्वेश्चन दिया है दूसरा, एक रॉड है, इसका लेंथ L है, मास M है, और यहाँ पे इसको कील ठोक दिया, एक कील इसमें ठोक दिया, रेस्ट में L लेंथ है, मास M है, अब इसमें इसी तरह से नेग्लिजिबल पुश कर दिए तो ये गिरने लगेगा इस तरह से, नेग्लिजिबल पुश कर देंगे तो वो गिरेगा ऐसे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब ओरिएंटल हो गया तब इसके लास्ट पॉइंट का जो है वेलोसिटी निकालिए, यहाँ का रॉड का नाम दे दिए OA, तो ए पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा जब यहाँ पे पहुंचा, तब ये क्या होगा, कितना गिर गया 90 डिग्री, यही क्वेश्चन पूछ रहा है ना। रिलीज फ्रॉम रॉड इज रिलीज फ्रॉम वर्टिकल पोजीशन, स्टार्ट्स रोटेटिंग, ये तो भागेगा नहीं इधर उधर, यहाँ पे काटी टुका हुआ है तो रोटेट खाली होगा, रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस पासिंग थ्रू, स्टार्ट कर रहा था यहाँ से, मतलब यहाँ का ओमेगा 0, फाइंड द velocity of end A, free end A of the rod when it is horizontal, when it is horizontal, जब ये horizontal हो जाता है तो velocity निकालना। तो एक हिंज पे फोर्स लगेगा, यहाँ पे वेट दबा रहा है, और जब इस तरह से आएगा तो वो दबाएगा यहाँ कील को, तो कील के चलते फोर्स लगेगा, इस तरह से बीच में ऐसा कोई पोजीशन होगा, तो रॉड का वेट ऐसा होगा mg, इसी mg का टॉर्क होगा इसके वॉट, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क हो, इसी टॉर्क के चलते ये गिर रहा है, वेट के चलते जो टॉर्क लग रहा है उसी के चलते O के वॉट गिर रहा है, तो mg के चलते सिर्फ वर्क हो रहा है, तो mg जो टॉर्क पैदा कर रहा है उसके चलते वर्क हो रहा है, इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं, तो लगा दिए कंजर्वेशन ऑफ, और यहाँ जो फोर्स लगेगा वो तो इसी से पास कर रहा है, उसका टॉर्क नहीं होगा वो पॉइंट के बाद, तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा के बना लेंगे सवाल। इनिशियल और फाइनल सिचुएशन में सॉल्यूशन में क्या करेंगे, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन अपने से निकालिए, बन जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी।
यू आई प्लस के आई इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। अब एक पार्टिकल रहता है जमीन से एच हाइट ऊंचा पे, तो एम मास का, तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच बोलते हैं। ये पूरा रॉड में तो बहुत सारा पार्टिकल है, सब पार्टिकल अलग अलग ऊंचाई पे है, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी सेंटर ऑफ मास का हाइट लेंगे हम। सेंटर ऑफ मास इसके बीच में आ जाएगा, पूरा रॉड हटा के बोल सकते हैं कि टोटल मास यहाँ पे रखा हुआ है, तो एक पार्टिकल की तरह हो गया ये। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया एम जी इंटू एल बाई टू, वाई सी एम हो जाएगा एल बाई टू, यही हो गया वाई सी एम। तो वाई सी एम एल बाई टू हो जाएगा, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं एम जी एल बाई टू। काइनेटिक एनर्जी रेस्ट में था तो जीरो है, ना रोटेशन वो कर रहा है ना ट्रांसलेट कर रहा है। अब जमीन पे आ गया यहाँ पे, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो, माना यहीं से हम लोग हाइट मेजर कर रहे थे, ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो। और जब यहाँ पे आए तो खाली नाच रहा है, इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा मान लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ जीरो था, ओमेगा नॉट जीरो था, वहां से शुरुआत किया ये जस्ट, तो यहाँ बढ़ते बढ़ते ओमेगा हो गया। तो इसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट, तो जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है उसके अबाउट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लेंगे, तो हाफ आई नॉट ओमेगा स्क्वायर, आई ओ से जाता हुआ जो एक्सिस होगा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्जी इनटू ओमेगा। इस तरह से ओमेगा निकल जाएगा हमको इस इक्वेशन से, एक इक्वेशन एक करना। अब रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होता है? ml स्क्वायर बाई 3, आई नॉट हम लोग जानते हैं ml स्क्वायर बाई 3 होता है, अब पुट कर देंगे ml स्क्वायर बाई 3 उसमें, पुट करके ओमेगा निकालिए कितना आता है। वो भी पूछ सकता है क्वेश्चन, एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा निकालिए कितना होगा। ओमेगा पूरे रॉड का सेम होगा इस पॉइंट ओरिएंटल लाइन, तो कितना हुआ ओमेगा, क्योंकि सारा कण एक साथ आ रहा है, ये वाला जितने टाइम में यहाँ पहुंचा, ये वाला भी उतना ही टाइम में यहाँ पहुंचा, ये वाला भी उतना ही टाइम में, मतलब सब 90 डिग्री से घुमाया सेम टाइम, क्योंकि रिजिड बॉडी है, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी सारे का सेम होगा पूरे रॉड का, तो पूरे रॉड के लिए एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। और आई नॉट एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है इस वन एंड से जाते हुए एक्सिस के बाद, तो वो डाल दिए तो निकल जाएगा हम लोग का फॉर्मूला। कितना आएगा जरा बताइए? ओमेगा हो गया एम एल स्क्वायर बाई 3, तो ये हो गया, हाँ ठीक बोल रहे हैं, तो हाफ आई नॉट, अब इसे गुप्ता निकाल लिया, एम एम कट जाएगा, एक एल कट जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, 2 कट गया, 3g बाय एल, ओमेगा हो गया √3g/। अब यहाँ का वेलोसिटी अलग होगा, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी पूछता है, तो सेंटर ऑफ मास अलग सर्किल में घूमा, तो ओमेगा इंटू एल बाई 2 करते हैं। यहाँ का पूछ रहा है वेलोसिटी, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी सर्कुलर मोशन कर रहा था, यहाँ पे स्पीड ओमेगा, रेडियस हो गया एल, ये वाला वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वी इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, तो ओमेगा हो गया आपका इतना, और एल से डिवाइड कर दें तो √3l जी हो जाएगा, √l कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा तो ऊपर बच जाएगा √3gl, यही आंसर हो जाएगा। ये पॉइंट का सेंटर ऑफ मास का पूछता है, तब क्या करते हैं, ओमेगा इंटू एल बाई 2 करते हैं, तब ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकलता है। सेंटर ऑफ मास इस तरह के सर्किल में घूमता है, इस तरह के सर्किल में सेंटर ऑफ मास घूम रहा है ना। इसका पूछता तो ओमेगा इंटू, ओमेगा सेम होगा, ओमेगा इंटू एल बाई 2 कर देते तो सेंटर ऑफ मास का टेंजेंशियल वेलोसिटी निकल जाता, लीनियर वेलोसिटी उसको बोलते हैं। हम लोग को ए का पूछा था, फ्री एंड का यही आंसर। तो समझ में आ रहा होगा कि एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाते हैं, जिसके अबाउट लगाते हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखें, जिसके अबाउट लगाते हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखें। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके ये बुक में दिया हुआ है, तो देखते हैं क्वेश्चन।
तो वेलोसिटी वगैरह सब निकालने के लिए बोले कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए एचसीवी का है। इसमें कह रहा है स्मॉल स्फेरिकल बॉल इज रिलीज, small spherical ball is released, ball is released, small spherical ball is released from a point at a height small h, from a point at a height small h, small h, on a rough track shown in figure, on a rough track shown in figure, rough track shown in figure, on a rough track shown in figure. Assuming that it does not slip anywhere, assuming that it does not slip anywhere, कहीं पे स्लिप नहीं कर रहा है, it does not slip anywhere. Find its linear speed, linear speed when it rolls on the horizontal part, it rolls on the horizontal part, horizontal part of the track. ट्रैक दिया हुआ कुछ इस तरह का, यहाँ पे आके हॉरिजॉन्टल हो गया। अब इसका हाइट जो है जमीन से h दे रखा है, गोली खेली हुई है, कंचा खेली हुई है, अब कंचा है, स्मॉल सॉलिड बॉल h हाइट पे, ये कंचा है, कंचा को वहां से लुढ़का दिया इसको, जब वहां से छोड़ेंगे तो ये इधर की तरफ ऐसे घूमते हुए और भागते हुए आएगा, तो वहां से यहाँ पहुंचेगा तो स्पीड इसका हो जाएगा, इधर भी होगा और नाचेगा भी, फिर घूमते घूमते आ रहा है, पूरा घूमते नाचते हुए आ रहा है। तो वही आपसे पूछा है, ये घूमते हुए और नाचते हुए आ रहा है, जब यहाँ पे पहुंचा ओरिएंटल पार्ट पे, इसका स्पीड कितना होगा, वीसीएम कितना होगा, ओमेगा नहीं पूछा है, रेडियस आर मान लेंगे हम लोग, बॉल स्मॉल बोला है तो रेडियस अपना नेग्लेक्ट कर दीजिए, याद रख लीजिए रेडियस स्मॉल। तो वी पूछ रहा है, यहाँ पे वी पूछ रहा है, चलिए निकालिए। इसका सेंटर ऑफ मास जो है इस तरह से नाचते हुए आ रहा है, इस तरह से सेंटर ऑफ मास मूव करते हुए आ रहा है, तो जमीन से आर रेडियस होगा तो आर ऊंचाई पे ये चल रहा है सेंटर ऑफ मास। तो नो स्लिप हो रहा है, तो यहाँ तो जैसे इंक्लाइन प्लेन पे आप देखे थे रोलिंग में फ्रिक्शन जो है टॉर्क पैदा करता था, और नो स्लिप का मतलब यहाँ का वेलोसिटी जीरो होगा, तो वेलोसिटी जीरो हुआ, हर क्षण जो भी पार्टिकल बार बार नया नया पार्टिकल आ रहा है, टच कर रहा है जमीन पे, जो भी आ रहा है उसका वेलोसिटी जीरो हो रहा है, तो वी डी टी मतलब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जो टच कर रहा है पार्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट, ये वेलोसिटी जीरो होने के चलते ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो हो जाए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो गया, जीरो हो जाए, तो फ्रिक्शन के चलते वर्क नहीं होगा, है कि नहीं। तो जो भी वर्क होगा, चूंकि हाइट नीचे गिर रहा है तो वेट के चलते वर्क हो रहा है, हाइट नीचे गिर रहा है तो किसके चलते वर्क हो रहा है, वेट के चलते। तो कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी लगा सकते हैं, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो हाईएस्ट पॉइंट इनिशियल ले लिए और लोएस्ट पॉइंट जो है फाइनल ले लिए, तो यहाँ पे हाइट कितनी होगी, सेंटर ऑफ मास की हाइट mgh हो गया, स्मॉल बॉल है, काइनेटिक एनर्जी वहां जीरो है, दोनों तरह का ट्रांसलेशन भी नहीं है, रोटेशन भी नहीं है, यहाँ यूसीएम जीरो था और ओमेगा भी जीरो था, रिलीज फ्रॉम रेस्ट बोला है, जमीन पे आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास को हाइट की तरह हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। अब काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ mgr लिखना चाहिए, लेकिन आर रेडियस नहीं दिया तो उसको लगभग हम लोग जीरो बोल दें। यहाँ जमीन से हम लोग लिए थे सेंटर ऑफ मास की हाइट, तो जमीन से सेंटर ऑफ मास की हाइट आर होगी, स्मॉल बॉल बोला है, ये एक्चुअली mgr लिखना चाहिए, लेकिन आर बहुत छोटा है, आर इज वेरी वेरी लेस देन
वेरी लेस, तो लगभग लगभग 0 मान लियो। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हाफ एमबीसीएम स्क्वायर हो गया ट्रांसलेशन के चलते, और रोटेशन के चलते हाफ आईसीएम इंटू ओमेगा स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास के बाद रोल कर रहा था। ये पूरा जोड़ के हम लोग निकाले थे λ+1 हाफ एमबीसीएम स्क्वायर, नहीं तो ओमेगा नो स्लिप के लिए क्या होगा, ओमेगा बीसीएम बाय आर। यहाँ पे ये वेलोसिटी, ये तो बहुत बार हम लोग कर चुके हैं, बीसीएम है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, आर रेडियस है, तो इधर ओमेगा आर होगा, इधर बीसीएम होगा। अब जमीन के साथ टच कर रहा है तो जमीन का वेलोसिटी 0 है, तो नो स्लिप के लिए बीसीएम माइनस ओमेगा आर बराबर 0 बोलते हैं। इसलिए ओमेगा कितना आता है बीसीएम बाय आर नो स्लिप के लिए, ये तो बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग। वो यहाँ डाल दीजिए और निकाल दीजिए। ये हो गया mgh इक्वल टू हाफ एम बीसीएम स्क्वायर प्लस हाफ आईसीएम, कितना होगा, सॉलिड स्फीयर है 2/5 mr स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर हो गया 2/5 mr स्क्वायर, और वहां पे डाल दिए हम लोग हाफ आईसीएम डाल ही दिए, और इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बीसीएम बाय आर का होल स्क्वायर, बीसीएम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कट जाए, तो फाइनल निकाल दीजिए बीसीएम कितना आया, तो कितना वेलोसिटी आया उसका सो बताइए। सॉल्व कर दीजिए इसको, mgh उधर हो गया, इधर हाफ एम बीसीएम स्क्वायर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और इधर से 2 से 2 कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एम बीसीएम स्क्वायर बाय 5 हो गया, एलसीएम ले लेते हैं तो 7/10 एम बीसीएम स्क्वायर हो गया, mgh mm कट जाएगा तो बीसीएम आ गया 10gh/7 का रूट, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो? तो प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे वो सिखा रहे हैं आपको। फार्मूला थ्योरी वगैरह सब आप पढ़ चुके हैं, सपोर्ट आपको मिल रहा है, प्रॉब्लम कैसे बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इनिशियल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक करते चले जा रहे हैं, इस तरह से हमारा आंसर आते चले जाए। शुरू में पोटेंशियल एनर्जी था mgh, काइनेटिक एनर्जी नहीं था, बाद में गिरा तो वेलोसिटी भी हो गया काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन वाला रोटेशन वाला इतना हो गया, सब रख दिए बस सॉल्व कर दिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर, ओमेगा नो स्लिप के लिए वीसीएम बाय आर डाल दिए, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिए, वीसीएम निकल गया, है ना। एक और क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, क्वेश्चन नंबर 78, इसमें दिया हुआ इस बार इस तरह का ट्रैक है, ये जमीन है ओरिएंटल, इस तरह का ट्रैक बनाए हुए हैं, पूरा इसमें आके सट गए, सेंटर है, और यहाँ पे एक जो है बॉल दिया हुआ है, इस बार उसका रेडियस दिया हुआ है, कॉस्को बॉल है, इसका रेडियस दिया हुआ है स्मॉल है, तो पूछ रहा है इसको कितना वेलोसिटी से फेंक दिया कि पूरा सर्कुलर लूप में घूम जाए, ऐसा नहीं यहाँ जाकर के गिर नहीं जाए नीचे, उसमें चिपकते हुए घूम जाए, पूरा सर्किल में घूम जाए, ये रेडियस कैपिटल आर दिया है सर्किल का। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितना वेलोसिटी यहाँ पे देंगे ताकि ये पूरे सर्किल में घूम जाए, यही वाला वेलोसिटी पूछ रहा है, ताकि पूरे लूप में घूम जाए। तो कह रहा है विथ व्हाट मिनिमम लीनियर स्पीड
with what minimum linear speed? What minimum linear speed? Minimum linear speed. Should a sphere of radius small r, should a sphere of radius small r, should a sphere of radius small r be set rolling? Rolling मतलब translation plus rotation on the horizontal part, on the horizontal part, horizontal road पे यहाँ, so that it completely goes round the circle. It completely goes round the circle. तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन आप पढ़े थे, रस्सी में पत्थर को रस्सी से बांध करके घुमाए थे हम लोग वर्टिकल सर्किल में ऑन द सिलिंड्रिकल पार्ट. ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन है ऑन द सिलिंड्रिकल पार्ट. ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर दिखता है सामने से, पूरा सिलेंडर है, यहाँ से फेंके इसमें पूरा चक्कर मारते रहे. यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं. तो कहाँ से गिरने की संभावना सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी? वहां अगर नहीं गिरने दीजिएगा तो बाकी जगह अपने आप चला जाएगा. तो ये जो वेलोसिटी दी है वो यहाँ पे ओरिएंटल में, तो वही वेलोसिटी से यहाँ पहुंचेगा वीसीएम से, जो कि आर दूरी, आर ऊंचाई पे है. तो वीसीएम वेलोसिटी से पहुंचा, इसका सेंटर ऑफ मास का मोशन इस तरह से होगा, आर रेडियस दूरी पे होगा. इस तरह से सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है सर्किल में. तो ये भी एक टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा इसको टच करते हुए, तो यहाँ पे इसका वेट पूरा का पूरा नीचे हो जाएगा मुझे. और ये ट्रैक पे टच कर रहा है तो ट्रैक पे फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, और ट्रैक उस पे फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, एंड बॉल पे एंड फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ. तो वेट और एन दोनों जीरो हो गया, टॉप पॉइंट पे बोल रहे हैं. एन टी मतलब टॉप, टॉप पॉइंट, तो नीचे की तरफ लगेगा. और यहाँ पे कुछ वेलोसिटी रहा अगर, तो ये आगे निकल जाएगा. तो यहाँ टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी को टी बोल दिया, वी टी, है ना. तो एट टॉप पॉइंट अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ. टॉप पॉइंट अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन सर्कुलर मोशन में जैसे लगाते हैं तो उसे लगाइए. नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर mg प्लस nt इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. इसका रेडियस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक r माइनस r, और यहाँ से भी ये दूरी हो जाएगी r माइनस r. तो सेंटर से उसकी रेडियस हो जाएगी r माइनस r. mg प्लस t इक्वल टू m v, वहां का vt हो गया टॉप पॉइंट पे, और रेडियस हो गया r माइनस r. अब वहां पे कांटेक्ट नहीं छोड़ रहा है, जिसका मतलब टच करते रहना चाहिए, है ना. तो फॉर नॉट लिविंग द कांटेक्ट, नॉट, वहीं पे कांटेक्ट छोड़ने की संभावना सबसे ज्यादा होगी. फॉर नॉट लिविंग द कांटेक्ट एट टॉप मोस्ट पॉइंट, एट टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट पे कांटेक्ट नहीं छोड़े, तो इसके लिए एन का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलेंगे. तो यहां से एन टी निकाल लेंगे, इतना माइनस इतना, एम वी टी स्क्वायर बाय आर माइनस आर माइनस एम जी. एन टी का वैल्यू हो गया, इसको मैगी को उधर भेज देंगे तो एन टी निकल जाएगा. ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो एम कॉमन लेके 0 में जाके भस्म हो गया, तो वी टी स्क्वायर हो गया रूट अंडर आर माइनस आर इंटू जी. इतना वेलोसिटी टॉप मोस्ट पे, कम से कम इतना इसके बराबर चाहिए, जस्ट टच करके जाएगा तब. इससे बड़ा होगा तब वो दबाते हुए ऊपर की तरफ दबाते हुए जाएगा, ट्रैक को ऊपर की तरफ दबाएगा तो ट्रैक बॉल पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा नॉर्मल कांटेक्ट. तो हम लोग को मिनिमम की ही बात कर रहा था, व्हाट मिनिमम की बात कर रहा था. तो मिनिमम के लिए हम लोग इक्वल साइन ले लें. सो मिनिमम
वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट, मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप पॉइंट हम लोग ले लेंगे, वीटी इक्वल टू कर देंगे रूट आर माइनस आर इंटू जी, इतना वेलोसिटी लेके काम कर लेंगे। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे इतना वेलोसिटी होगा तो लोएस्ट पॉइंट पे कितना होगा। अब वेलोसिटी में रिश्ता तय करना है तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देंगे। यहां तक नोट कर ली, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब एक इक्वेशन टॉप मोस्ट पे वेलोसिटी मिल गया, मिनिमम इतना रहना चाहिए वेलोसिटी, इससे कम वेलोसिटी रहेगा तो वहां से गिर जाएगा नीचे, ये पाथ को छोड़ देगा, ये दूसरे रास्ते से जा सकता है, इसको टच करके नहीं जाके इधर से फेंका सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन के। तो इसलिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे इतना वेलोसिटी कम से कम चाहिए, नीचे इतना वेलोसिटी आपको ज्यादा देना पड़ेगा कि टॉप मोस्ट में घटने के बावजूद वेट घटाएगा, वेलोसिटी घटने के बावजूद इतना बचना चाहिए हाईएस्ट पॉइंट पे, लेकिन हमको लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी पूछ रहा है। ये हो गया लोएस्ट पॉइंट पे जो है सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, ये हाईएस्ट पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, ये वीसीएम एट टॉप मोस्ट पॉइंट। तो हम लोग क्या करेंगे फिर, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी between top and bottom, apply conservation of mechanical energy between top and bottom, between top and bottom, लगा दिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल। तो बॉटम पे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इक्वल टू टॉप पे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, यही काम करना है। तो लिखते जाइए क्वेश्चन, तो इक्वेशन लिखिएगा तो बॉटम पे भी रोलिंग कर रहा था, टॉप में भी रोलिंग मोशन है, तो लेमडा प्लस 1 दोनों जोड़ के आप एमबीसीएम स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन लिखिए अलग अलग करके। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या बोलिएगा, यहाँ पे जीरो लेवल इस सेंटर ऑफ मास पे मान लिया, जीरो लेवल एट सेंटर ऑफ मास, एट सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास से वेलोसिटी इसका तब जीरो बोलिएगा, सेंटर ऑफ मास पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, सेंटर ऑफ मास पे जीरो लेवल बोल दिए तो सेंटर मास पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया। और टॉप मोस्ट पे क्या बोलेंगे हम लोग, और काइनेटिक एनर्जी बोलिए, तो हाफ एम बीसीएम स्क्वायर, हाफ एम बीसीएम स्क्वायर। और एंगुलर वेलोसिटी इसका कितना है यहाँ पे, तो ओमेगा होगा एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे। तो एंगुलर वेलोसिटी हम लोग या दोनों जोड़ के हम लोग जानते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, लेमडा प्लस 1 हाफ एम बीसीएम स्क्वायर, दोनों जोड़ के हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कितना मेहनत करेंगे। कहाँ पे ये बीसीएम कहाँ का था, लोएस्ट पॉइंट स्क्वायर, ऊपर में हो जाएगा लेमडा प्लस 1 दोनों जोड़ के हाफ मास इंटू वीसीएम एक टॉप मोस्ट पॉइंट का स्क्वायर, ऐसे हो जाए, दोनों जोड़ के हुआ, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जोड़ के यही आता है रोलिंग मोशन में, लेमडा प्लस 1 हाफ बीसीएम स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व, और ये हो गया काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और क्या होगा, लेकिन 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 ये काइनेटिक एनर्जी खाली हुआ, पोटेंशियल एनर्जी तो उसका जीरो हो गया था, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल नहीं होता है, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो था इसलिए उसको नहीं लिखे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी जुटेगा, ये तो काइनेटिक एनर्जी लिखे, पोटेंशियल एनर्जी इधर लिख देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, यहाँ पे जीरो माने यहाँ से लेके यहाँ तक, mg इंटू 2r माइनस आर, 2r माइनस आर पोटेंशियल एनर्जी, ये बराबर इतना। टोटल काइनेटिक एनर्जी रोलिंग मोशन के चलते ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक दोनों जोड़ते हैं, इतना आता है, इसका भी ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक इतना होगा, उस पॉइंट का वेलोसिटी लिखना होगा। और पोटेंशियल एनर्जी इसका यहाँ से हो गया, ये हाइट पे h मानिए तो 2h हाइट हो गया, mg इंटू 2r माइनस आर। अब उसको सॉल्व कर देना, बस आंसर आएगा। और यही वाला सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है टॉप मोस्ट पॉइंट का, वो डाल दीजिए और सॉल्व कीजिए। इसको उधर ले चलते हैं, घटाते हैं पहले, लेमडा प्लस 1 कॉमन आ गया,
हाफ m कॉमन आ गया, तो VCM लोएस्ट पॉइंट का स्क्वायर माइनस टॉप मोस्ट पॉइंट, वो तो निकालना था हम लोग को। VCM तो रहने दीजिए, उधर ही हटाइए। तो इसको सॉल्व करिए फॉर स्क्वायर के लिए, फॉर सॉलिड स्क्वायर के लिए लेमडा का वैल्यू डाल दीजिए। लेमडा होता है 2/5। अब उसको सॉल्व कीजिए जल्दी से, तो कितना होगा लेमडा का वैल्यू? तो 2/5 डाल देंगे तो 7/5 हो जाएगा। 2/5 + 1 7/5 इंटू हाफ था, इंटू लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी का स्क्वायर। इधर हो गया mg 2 mgr माइनस r, और ये हो गया 7/10 उसी तरीके से, ये वाला यही चीज 7/10 m, और टॉप मोस्ट का पॉइंट का वेलोसिटी ये था, इसका स्क्वायर करेंगे तो r माइनस r इंटू जी आ जाएगा, यही आ जाएगा। अब इस दोनों को जोड़िए, एलसीएम लेंगे 10 2 20 और 7 27 हो जाए, 27/10 mgr माइनस r। इधर हो गया 7/10 VCM लोएस्ट पॉइंट का स्क्वायर, तो 10 10 कट जाएगा, VCM लोएस्ट पॉइंट पे आ जाएगा रूट अंडर 27/7 mgr माइनस r। ऐसा तो खाली सॉल्व कर देना था और कुछ नहीं करना। ये कैसे लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी, याद है ना आपको? काइनेटिक एनर्जी जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे, रोलिंग मोशन में टोटल काइनेटिक एनर्जी लैम्डा + 1 हाफ m VCM स्क्वायर। उसको बता देते हैं फिर से एक बार कैसे होगा। तो यही हो गया आंसर, 27/7 mgr माइनस r। नोट करके ओके कीजिए जल्दी से। तो रोलिंग मोशन में टोटल काइनेटिक एनर्जी लैम्डा + 1 इंटू हाफ m VCM स्क्वायर बोलते हैं। कैसे बोलते हैं जरा देख लीजिए। रोलिंग मोशन में आपको बताया थे, फिर से दोबारा बता देते हैं। जब कोई चीज रोल करता है, जैसे भागता भी है और नाचता भी है, तो मान लीजिए उसमें वेलोसिटी VCM है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो काइनेटिक एनर्जी जब आप लिखते हैं टोटल, तो ट्रांसलेशन वाला प्लस रोटेशन वाला दोनों लिखते हैं आप। तो ट्रांसलेशन वाला आप लिखते हैं हाफ m VCM स्क्वायर, m मास है इसका, और रोटेशन वाला लिखते हैं हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, यही हमेशा लिखते हैं, आप बार बार यही लिखते हैं। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है को हम लोग लिख देते हैं जनरल के लिए लैम्डा + लैम्डा mr स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं। और नो स्लिप के लिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे ओमेगा r इधर होगा, VCM इधर होगा, दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाना चाहिए, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो ओमेगा = VCM/r, VCM - ओमेगा r = 0, जमीन वाला 0 होता है, इतना होता है नो स्लिप के। ये दोनों वैल्यू इसमें लाके डाल देते हैं जब, ये हमेशा यही काम करना पड़ता है। एक बार करके याद रख लेते हैं, बार बार नहीं करेंगे। इसको VCM/r का होल स्क्वायर डाल दिए, बार बार जो अभी फाइनल आएगा वही लिखेंगे हम। अब देखिए r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, तो ये हो गया लैम्डा + 1 हाफ m VCM स्क्वायर। तो जब भी काइनेटिक एनर्जी रोलिंग मोशन में लिखना होगा, नो स्लिप, रोलिंग मोशन विथ नो स्लिप, काइनेटिक एनर्जी ऑफ राउंड शेप्ड बॉडी। तो राउंड शेप्ड बॉडी, स्फीयर हो, सिलेंडर हो, रिंग हो, उसका काइनेटिक एनर्जी टोटल जो है, ये ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन जब जोड़ते हैं तो ये आता है। तो यहाँ भी UI इनिशियल 0 था हमारा, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन में था, और ट्रांसलेट नो स्लिप वाला कंडीशन था, भाग भी रहा था नाच भी रहा था, दोनों जोड़ेंगे तो इतना आएगा लैम्डा प्लस। खाली ये लोएस्ट पॉइंट पे था तो लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी डाल दी, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारा हो गया था mg 2r - r। काइनेटिक एनर्जी फाइनल में हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी डाले लैम्डा + 1 हाफ m VCM स्क्वायर। तो बार बार नहीं तो ऐसे तोड़ के करेंगे तो 1 2 3 स्टेप एक्स्ट्रा लग जाएगा बार बार, इसलिए इस चीज को याद रखते हैं और डायरेक्ट लिखते हैं। जब भी आपको राउंड शेप्ड बॉडी मिले और उसका काइनेटिक एनर्जी लिखना है, और वो रोल कर रहा है विदाउट स्लिप, दिया होता है क्वेश्चन में रोलिंग मोशन है और स्लिप नहीं कर रहा है, तो इतना ही काइनेटिक एनर्जी हमेशा लिखेंगे, तो उससे प्रॉब्लम स्टेप्स घट जाएंगे, थोड़ा जल्दी बनेगा।
है ना, इसलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जगह पे ये लिख दिए। समझ में आ गया, यस और नो? अब न्यूटन्स लॉ कैसे लिखे थे? न्यूटन्स लॉ सर्कुलर मोशन में उतना क्वेश्चन बताए, अभी तक न्यूटन्स लॉ लिखने नहीं आया आपको। कोई भी पार्टिकल जब सर्किल में चलता है तो अपने आप नहीं घूमेगा, सेंटर की तरफ फोर्स लगना चाहिए। उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ये बॉल जो था उसका वेट था mg नीचे, और जो यहाँ रोड था जिसपे चल रहा था वो इस पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहा था। तो कौन कौन सा फोर्स सेंटर की तरफ आपको दिख रहा है? इसका वेलोसिटी था vt, सेंटर ऑफ मास। टॉप मोस्ट पॉइंट पे vt बोल दी। आंख से देखो ना, आंख से दिखाई पड़ रहा है, सेंटर की तरफ दो गो फोर्स लग रहा है, n प्लस mg, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इक्वल टू, इसका मास m था, इस सर्किल में ये घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास का सर्किल है, और रेडियस इसकी थी r माइनस r, सेंटर ऑफ मास का सर्किल था, क्योंकि बॉल ऐसे था, जमीन यहाँ था। तो यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी हो जाए, पूरा रेडियस यहाँ तक है जमीन, बड़ा वाला जो जमीन था, गोल वाला सिलेंडर, उसका रेडियस r दिया था, और ये गोले का रेडियस स्मॉल r दिया था। तो घटा देंगे तो ये r माइनस r बचेगा जमीन से। इसका रेडियस हो गया सेंटर ऑफ मास का सर्किल का r माइनस r, तो इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r बोलते हैं। m मास, वेलोसिटी यहाँ पे इतना है, इसका स्क्वायर बाय r, क्या बोलते हैं इसको? नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। बहुत बार रटवाए थे। नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन v स्क्वायर बाय r बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इसीलिए न्यूटन सेकंड लॉ वहां पे लगाए थे टॉप में, ऊर्जा परासर। समझ में आया? नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इक्वल टू mv स्क्वायर बाय। अब क्वेश्चन में बोला था कि कांटेक्ट नहीं छोड़े थे, ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का मतलब टच करता रहेगा तब ना कांटेक्ट लगता रहेगा, इसलिए एंटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिए थे। कांटेक्ट नहीं छोड़ने के लिए नॉर्मल कांटेक्ट का फोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग बना लिए। तो काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन देगा, इसी तरीके से हम लोग सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन देगा तो इसी तरह से हम लोग सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। और भी एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन और देख लीजिए। रोटेशन पे एनर्जी वाला कंसेप्ट आप लगा सकते हैं हर जगह। एक क्वेश्चन दिया है कि एक डिस्क है, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क of mass small m and radius small r, of mass small m and radius small r, and center O is free to turn in its own plane about a smooth oriental axis, in its own plane about a smooth oriental axis, about a smooth oriental axis। जमीन के पैरेलल है ये एक्सिस, इसको ओरिएंटल बोलेंगे, ये भी ओरिएंटल होगा जमीन के पैरेलल, ये भी ओरिएंटल होगा जमीन के पैरेलल, बोर्ड के परपेंडिकुलर है, इन ग्राउंड के पैरेलल को ओरिएंटल बोलते हैं। पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए, पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए, ए पॉइंट फिगर में दिया हुआ है, वो दिखा देंगे। पॉइंट ए ऑन द रिम ऑफ द डिस्क बोल रहा है, ऑन द रिम ऑफ द डिस्क, रिम ऑफ द डिस्क, डिस्क के रिम से जा रहा है वो एक्सिस। द डिस्क इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट,
अब उस एक्सिस के बाद से छोड़ दिए, डिस्क इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट in the position released from rest in the position in which OA is horizontal, and the disc is vertical, थाली में एक कील ठोक दिया है, छोड़ दिया है तो थाली नाचने लगेगा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क, when OA first become vertical, O as center, when the OA first become vertical, बार बार नाच रहा है अगर तो बार बार आएगा वो उस पोजीशन में, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो O है सेंटर ऑफ द डिस्क, तो जैसा दिया हुआ है क्वेश्चन उसके हिसाब से फोटो बनाइए। इस तरह का थाली टाइप का एक डिस्क हुआ, O हुआ सेंटर और ये हॉरिजॉन्टल है, वो ये बोल रहा है, और यहीं पे ए पॉइंट है रिम पे, इसी में एक कील ठोक दिया है ऐसे, है ना, ये जब ये दीवार में सटा के कील ठोक दिए, उसका फोटो बना दिया, ये एक्सिस हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि वो यहाँ से छोड़ दिए तो ये वर्टिकल हो जाए, ये जो ओ एक्सिस था उससे जो डिस्क को छोड़ दिए तो डिस्क जो है वर्टिकल हो इसी लेवल। अब डिस्क जो है वहां से ऐसे नीचे गिरेगा, इस तरह से नाचना शुरू होगा, नाच करके फिर ये वर्टिकल हो, ओ ए वर्टिकल हो, ये ओ हो गया, ये ए से जाता हुआ एक्सिस था, ऐसा बन गया थाली का पोजीशन। सेम साइज का थाली है, छोटा नहीं हो जाएगा, अब बनाइएगा तो बड़ा बना लीजिए, उसी साइज का थाली है। अब ऐसा हो गया सेंटर, यहाँ पे थाली घूम के ऐसा आ गया, ये ओ ए था लाइन, वहां से ये ओ ए लाइन गिरते 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 ऐसे सीधा, वहां जहाँ किल ठुका हुआ था वहीं पे किल ठुका हुआ, ऐसा हो गया क्वेश्चन कह रहा है। तो क्या करेंगे इसमें, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, इनिशियल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। जल्दी बनाइए, जल्दी से बना के बताइए। ये तो रोटेशन हो रहा है ओनली, क्योंकि यहाँ पे कील ठुका हुआ है तो भाग नहीं पाएगा इधर उधर, रोटेशन हो रहा है तो खाली हाफ जिस एक्सिस के बाद रोटेशन होता है उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। यहाँ से जो एक्सिस जा रहा है ये यही एक्सिस है कील जो ठोके, यही एक्सिस है जो कील ठोके जमीन के पैरेलल, मतलब इस प्लेट के परपेंडिकुलर हो। तो बोलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलिए, इस लेवल पे 0 बोलिएगा। अब ये नीचे आ गया एम मास, इसका सेंटर ऑफ मास यही होगा तो mgr हो गया माइनस, इस वाले में माइनस बोलेंगे, अगर इसको 0 बोले तो नीचे आ गया तो माइनस बोलेंगे। काइनेटिक एनर्जी है बोलिए 0 है, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या लिया, ऊपर वाले को प्लस बोलते हैं नीचे वाले को माइनस बोलते हैं, तो माइनस mgr हो जाए। काइनेटिक एनर्जी खाली इस एक्सिस के ओर नाच रहा है, ऐसे पूरा का पूरा डिस्क इस एक्सिस के ओर नाच रहा है, गिरना शुरू हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी इसका हो जाएगा, जिस एक्सिस के ओर नाच रहा है उसी एक्सिस के ओर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के ओर क्या बोलेंगे, डिस्क का, इस तरह का डिस्क होता था तो ये सेंटर के मास के अबाउट एक्सिस के अबाउट होता है mr²/2, और इस एक्सिस के अबाउट क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस mr² और कर देते हैं उसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, ये 3mr²/2 आ जाएगा, तो वही आइए हो जाएगा mr²/2, सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट mr²/2, इसके पैरेलल में है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से जोड़ देंगे प्लस मास इनटू दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस तरह का सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट होता है mr²/2, ये आईसीएम होता है। अब दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है r, तो प्लस mr² कर देंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये पॉइंट के अबाउट आ जाएगा हम लोग 3mr²/2।
3 mr स्क्वायर बाई 2। तो आइए निकाल ही दिए हम, अब यहाँ डाल दिए ओमेगा निकाल दीजिए। तो क्या हो गया, उधर चला गया ये माइनस एम जी, उधर जाके प्लस हो गया हाफ। आइए का वैल्यू डाल दिए 3 mr स्क्वायर बाई 2 और इंटू ओमेगा स्क्वायर निकालना था, mm कट जाएगा, एक r कट जाएगा, ये 4 उधर चला गया, 4g/3 और r भी नीचे आ गया, तो रूट कर देंगे तो ओमेगा निकल जाएगा। तो ओमेगा का आंसर कितना आ गया, √4g/3r। 4 को बाहर कर सकते हैं 2 रूट से। समझ में आया कैसे किए? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आना चाहिए आपको निकालने के लिए। तो डिस्क के टेंजेंट के अबाउट और डिस्क के परपेंडिकुलर एक्सिस, टेंजेंट और परपेंडिकुलर। ऐसे था डिस्क, इस तरह का डिस्क, इसके अबाउट होता है सेंटर के अबाउट mr स्क्वायर बाई 2, इसके अबाउट हो जाएगा प्लस mr स्क्वायर और जुड़ जाएगा तो 3/2 mr स्क्वायर। यही वाला एक्सिस है, ऐसे ये नाच रहा है ऐसे आगे, यहीं पे था एक्सिस, ऐसे के अबाउट ये नाच के ऐसे हो गया, एक्सिस तो ऐसे ही गया, ये नाच गया ऐसे हो गया, ऐसे गिर गया, पहले था ऐसे, अब ये नाच के ऐसे आ गया, तो सेंटर ऑफ मास उसका नीचे आ गया। समझ में आया कहानी? हाँ और ना, यस और नो? यस। तो सब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, सारा क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे दिखाएंगे, है ना? न्यूटन्स लॉ पढ़ चुके थे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी निकालने के लिए, लगाने के लिए सीख लिए। अब आगे मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन बचा है, उसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। एंगुलर मोमेंटम जितना पढ़ा है सब रिवाइज करके आप आइए, उस पर क्वेश्चन अगले क्लास में होगा। एंगुलर मोमेंटम ट्रांसलेशन के लिए, रोटेशन के लिए और रोलिंग के लिए, दोनों के लिए लिखा है, तीनों के लिए लिखा है, तो पूरा आप स्टडी करके आइए, तो अगले क्लास में एंगुलर मोमेंटम क्वेश्चन करेंगे। और आप जितने क्वेश्चन है सीवी में सब